दोस्तों नमस्कार। मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं इस वीडियो में आपको ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आज का जो मेन टॉपिक है या जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पार करती है और वो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट वो एक पोल भी हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, एक प्लेटफार्म हो सकता है, एक पुल हो सकता है, एक ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को पार करे और सुरंग को पार करे। इन सारी स्थितियों पर, इन सारी सिचुएशंस पर आज हम लोग बात करेंगे कि इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कुछ सेकेंडों में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जब कोई ट्रेन एक ऑब्जेक्ट को पार करती है तो हम लोगों का आज जो मेन टॉपिक रहेगा, जब कोई रेलगाड़ी या ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पार करे। तो ये क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को पार करेगी तो दो स्थितियां हो सकती है। एक कि ऑब्जेक्ट स्थिर हो और दूसरा ऑब्जेक्ट गतिमान हो। स्थिर ऑब्जेक्ट और दूसरा है गतिमान ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन ऐसी चीज को पार करे जो चल नहीं रहा, उसको स्थिर कहेंगे। और ट्रेन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे जो चल रहा, जो गतिमान है। तो स्थिर वाले में क्या क्या आते हैं। स्थिर वाले में देखिए पोल आ जाएगा, यानी खंभा। स्थिर वाले में प्लेटफार्म आएगा। स्थिर वाले में पुल आएगा, ब्रिज जिसको बोलते हैं। स्थिर वाले में सुरंग आएगी और स्थिर वाले में खड़ी ट्रेन आएगी। स्थिर वाले में और भी चीजें देखिए क्या आएगा, वृक्ष यानी पेड़, पेड़ जिसको बोलते हैं। स्थिर वाले में व्यक्ति आएगा या वो कोई व्यक्ति खड़ा है। इतनी चीजें स्थिर में आएंगी, यानी ये गति नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ गतिमान वाले में क्या क्या चीजें आएंगी जो गति करेंगी। तो इसमें आएगा रेलगाड़ी, यानी दूसरी ट्रेन। दूसरा कार, मोटरसाइकिल, कोई आदमी। अभी कोई आदमी पैदल भी चल सकता है, ये आदमी पैदल भी चल सकता है, पैदल चलता हुआ आदमी। तो इतने तरह की स्थितियां हो सकती हैं। कार में बैठा हुआ आदमी, कार या ट्रेन में बैठा हुआ आदमी। तो इतने तरह की स्थितियां होंगी जिनको ट्रेन पार करेगी। अब इन दोनों स्थितियों में, इन दोनों स्थितियों की फिर एक दो स्थिति पैदा होगी। वो क्या होगी कि एक स्थिति वो होगी, एक सिचुएशन वो होगी जिसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के रिस्पेक्ट में, यानी तुलना में नगण्य मान लिया जाए। तो अब लंबाई पर चर्चा होगी। तो लंबाई पर चर्चा का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जो ट्रेन की लंबाई के
लंबाई में नगण्य मान लिए जाए, तो लंबाई की दृष्टि से यहां पर दो तरह के ऑब्जेक्ट होंगे जिनकी लंबाई नगण्य मानी जाएगी। जिनकी लंबाई नगण्य मानी जाएगी। अब नगण्य माने जाने वाले में जो ऑब्जेक्ट होंगे वो दोनों तरह के होंगे, स्थिर भी होंगे और गतिमान भी। जो ऑब्जेक्ट होंगे वो स्थिर भी हो सकते हैं और गतिमान भी। स्थिर और गतिमान ये दोनों हो सकते हैं जिनकी लंबाई को नगण्य मानी जाएगी। अब वो क्या क्या है, तो इनकी लंबाई जिनकी नगण्य मानी जाएगी वो देखिए कौन कौन है। उसमें है वृक्ष या पेड़, ये स्थिर वाले हैं। खंभा या पोल, अंग्रेजी में इसे पोल कहें, या खड़ा व्यक्ति, इनकी लंबाई को हम लोग नगण्य माने। ट्रेन की तुलना में वृक्ष की जो चौड़ाई होती है, खंभे की जो चौड़ाई होगी वो रेल की लंबाई की तुलना में एकदम नगण्य होगी, या कोई व्यक्ति खड़ा होगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को जब ट्रेन पार करेगी तो इनकी लंबाई को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे। केवल ट्रेन की लंबाई यहाँ पर कंसीडर की जाएगी, ओनली ट्रेन की लंबाई कंसीडर होगी। और दूसरी तरफ यही चीज क्या क्या गतिमान हो सकता है, तो चलता हुआ आदमी, ये गतिमान हो सकता है। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ये सब गतिमान है। तो इनकी लंबाई अगर चल रही है तो नगण्य माना जाए। अब दूसरी तरफ जिनकी लंबाई ली जाएगी, जिनकी लंबाई कंसीडर की जाएगी, तो जिनकी लंबाई कंसीडर होगी वो कौन कौन ऑब्जेक्ट होंगे, ये भी, इसमें भी दो कैटेगरी आ जाएगी। एक स्थिर वाली यानी नॉन मूवेबल, और ये गतिमान यानी मूवेबल। अब स्थिर वाले में क्या क्या है, स्थिर वाले में देखिए पुल है, सुरंग है, प्लेटफार्म है, खड़ी ट्रेन है, ये स्थिर वाले में मान ली जाए। गतिमान में चलती हुई गाड़ी, चलती हुई ट्रेन। तो देखिए इतने तरह की सिचुएशन हो सकती है जब कोई ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पार करेगी। तो ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जो गतिमान नहीं होंगे यानी स्थिर होंगे, स्टिल होंगे, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो खुद भी गति कर रहे होंगे, उनमें मूवमेंट होगा। तो ये सारी स्थितियों का हम लोगों ने अंदाजा लगा लिया। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका बताता हूं। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, देखिए अगर ट्रेन स्थिर वाले को स्थिर स्थिर पर नगण्य लंबाई,
स्थिर हैं पर नगण्य लंबाई है, तो इनको पार करने के लिए ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यहां क्लियर हो गए। दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट स्थिर हैं परंतु उनकी लंबाई है, लंबाई वाले ऑब्जेक्ट। अब देखिए ट्रेन अपनी लंबाई प्लस ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी पार करने के लिए। यानी अगर वो प्लेटफार्म को या पुल को या सुरंग को पार करेगी, तो अब जैसे मान लीजिए ये एक प्लेटफार्म है कि इसकी लंबाई अगर L2 है और ट्रेन की लंबाई L1 है, ये ट्रेन है इसकी लंबाई L1 है, तो ये ट्रेन जो है L1 प्लस L2 लंबाई इस प्लेटफार्म को पार करने में इतनी दूरी वो तय करेगी, तब जाकर के ये प्लेटफार्म पार करेगी। इसी तरह से प्लेटफार्म हुआ, सुरंग हुआ, या कोई खड़ी ट्रेन है या पुल है, जब इनको ट्रेन पार करेगी तो पुल की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई, सुरंग की लंबाई, ट्रेन की लंबाई में जुड़ जाएगी और टोटल जुड़ने के बाद जो टोटल दूरी आएगी उतनी दूरी ट्रेन पार चलेगी, तब जाकर वो ऑब्जेक्ट पार होगा। अब इसमें देखिए ऐसी स्थिति में ट्रेन सिर्फ अपनी चाल से चलेगी, ट्रेन की चाल अपनी होगी, ट्रेन की चाल जो भी होगी उससे ये तय करेगी। अब दूसरी तरफ यह है कि ऑब्जेक्ट गतिमान है, ऑब्जेक्ट गतिमान है, तो ऑब्जेक्ट गतिमान है तो दो स्थितियां हो गई। ट्रेन की दिशा में गतिमान है और ट्रेन की विपरीत दिशा में गतिमान। तो ट्रेन की दिशा में अगर गतिमान होगा, यानी ये ट्रेन है और ये ऑब्जेक्ट है, तो दोनों एक ही दिशा में गतिमान है, तो जो इनकी जो है रिलेटिव वेलोसिटी ली जाएगी, रिलेटिव स्पीड यहां पर ली जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अगर ट्रेन की स्पीड को S1 और ऑब्जेक्ट की स्पीड को S2 माना जाए, तो S1 माइनस S2 ये इनकी रिलेटिव स्पीड होगी। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गतिमान है, यानी ट्रेन इस दिशा में है और इसकी स्पीड S1 है और ऑब्जेक्ट इस दिशा में है और इसकी स्पीड S2 है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड जो ली जाएगी, रिलेटिव स्पीड जो है यहाँ पर जुड़ जाएगी, S1 प्लस S2 हो जाएगी। तो जब ट्रेन और ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हो, तब उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनकी स्पीड जो है, उनकी स्पीड का अंतर लिया जाएगा, डिफरेंस लिया जाएगा। अब इस डिफरेंस से अब ट्रेन किस टाइप के ऑब्जेक्ट को पार कर रही है उसके हिसाब से वो दूरी तय करेगी। अगर प्लेटफार्म को पार कर रही है तब प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की लंबाई ली जाएगी। अगर ट्रेन को ही पार कर रही है, जो भी वो भी चल रही है, उस केस में दोनों ट्रेन की लंबाई ली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये जाना कि कब किस तरह से हम लोग ट्रेन की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई को कंसीडर करेंगे
और कब कंसीडर नहीं करेंगे। अब 2-3 बातें और होंगी, और वो है ये कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब कि स्पीड नहीं बदल रही है, और एक ट्रेन है, वो ये एक ट्रेन एक पोल को पार कर रही है और यही ट्रेन एक पुल को या प्लेटफार्म को पार कर रही है। यहाँ पर पुल, प्लेटफार्म, सुरंग, ये सब आ जाएगा। ट्रेन एक ही है, तो ट्रेन एक ही है, तो ये ट्रेन इस पोल को पार किया, इसकी स्पीड हम s मान लेते हैं, और यही ट्रेन इस प्लेटफार्म को पार किया, यहां भी उसकी स्पीड सेम थी। तो स्पीड सेम थी, लेकिन यहां पर डिस्टेंस अलग अलग है। अगर ट्रेन प्लेटफार्म को पार करेगी तो वो प्लेटफार्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई को अगर l मान लिया जाए तो l प्लस प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, इतनी डिस्टेंस वो तय करेगी। अगर वो खंभे को पार करेगी तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो इस केस में होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड को कांस्टेंट कर दिया जाए तो स्पीड बराबर अलग डिस्टेंस लिया जाए d1 और टाइम t1 लिया जाए, और यहाँ भी इसी स्पीड के लिए d2 और टाइम t2 लिया जाए, तो इन दोनों से एक रिजल्ट मिलेगा कि d1 अपान t1 बराबर, चूंकि स्पीड सेम है, d2 अपान t2। यहां से आपको मिल जाएगा d1 अपान d2 बराबर t1 अपान t2। ये एक अच्छा रिजल्ट मिला। इसमें क्या है कि ट्रेन की स्पीड सेम है और ट्रेन एक पोल को पार कर रही है, और वही ट्रेन उसी स्पीड से एक प्लेटफार्म या पुल या सुरंग को पार कर रही है। तब यहां से अगर दोनों की टाइम दिया हुआ है कि कितने सेकंड में पार कर रही है, और उनकी डिस्टेंस मालूम है, या एक की डिस्टेंस नहीं मालूम है, एक की लंबाई नहीं मालूम है, तो दूसरे की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। ये चीज यूज होगी क्वेश्चंस में। तो आइए अब हम लोग, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर प्लेटफार्म, पुल, सुरंग और ट्रेन, इनकी जो लंबाई है, इनकी लंबाई मीटर में दी रहेगी, मीटर में। और ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो आपको क्या करना है कि किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। अगर स्पीड ट्रेन की मीटर पर सेकंड में दिया है और इसे किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगी। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब ट्रेन किसी पुल को, सुरंग को या प्लेटफार्म को पार करेगी तो उसकी लंबाई मीटर में दी होगी, और ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दी होगी, तो ट्रेन की स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, ताकि मीटर और प्लेटफार्म, सुरंग और पुल की लंबाई और ट्रेन की जो स्पीड है वो सेम यूनिट में हो सके। तो इसके लिए क्या करते हैं कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए इसी का उल्टा यानी 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो इन दोनों बातों को ध्यान रख करके अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब सीधे क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें दिया है कि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 10 सेकंड का टाइम लेती है और 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो देखिए, जब वो पोल को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करेगी। तो हमने ये ट्रेन की लंबाई मान लिया, ट्रेन की लंबाई है। और जब वो प्लेटफार्म को पार करेगी
ये पोल को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक, अभी हम लोगों ने ये मान लिया कि ट्रेन की लंबाई जो है ट्रेन की लंबाई को L मान लिया, प्लेटफार्म की लंबाई दिया है, प्लेटफार्म की लंबाई 200 मीटर है, तो इसकी हो जाएगी L प्लस 200, और ये मीटर, और यहां भी ये मीटर। तो यहां पर देखिए ट्रेन सेम स्पीड से अलग अलग टाइम में वो इन दो ऑब्जेक्ट को पार कर रही है, एक पोल है और दूसरा प्लेटफार्म है। तो ये पोल है और ये प्लेटफार्म है, एक ही ट्रेन इन दोनों को पार कर रही। तब यहां पर क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए सूत्र होता है कि d1 अपान d2, यानी जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो डिस्टेंस जो है उनके टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो d1 अपान d2 बराबर t1 अपान t2। d1 हमने ट्रेन की लंबाई लिया है, तो ट्रेन खंभे को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो ट्रेन की लंबाई L है, और प्लेटफार्म D2 वो लंबाई लिया है जिसमें प्लेटफार्म और ट्रेन की दोनों लंबाई जुड़ी है, तो L प्लस 200 बराबर टाइम यहां पर देखिए 10 सेकेंड और 20 सेकेंड दिया है। तो T1 जब वो पोल को पार कर रही है तो 10 सेकेंड का टाइम ले रही है, और जब वो प्लेटफार्म को पार कर रही है तो 20 सेकेंड का टाइम ले रही है। अब देखिए इसको काट दीजिए तो ये 1/2 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए ये 2L हुआ, 2 से L, और यहाँ पर L प्लस 200 आ गया, ये चीज इधर मल्टीप्लाई होगी। अब L को जब इस साइड लाएंगे तो L बराबर आ गया 200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई भी आ गई 200 मीटर, यानी ऑप्शन डी सही है। तो आपने ये देखा कि ये छोटा सा जो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था, ये वाला, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा, जब ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट हो और वही ट्रेन उसी कांस्टेंट स्पीड से किसी प्लेटफार्म को और किसी पोल को या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को वो पार करेगी, तब ये हम लोग ये फार्मूला और ये ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दे दिया है और सुरंग को पार करने में उसे 1 मिनट का टाइम लग रहा है। तो ट्रेन जब सुरंग को पार करेगी तो सुरंग प्लस ट्रेन की दोनों की लंबाई जुड़ेगी, यानी इतनी दूरी वो ट्रेन चलेगी। तो सुरंग की लंबाई को हम लोग L मान लें और ट्रेन की लंबाई 800 मीटर दिया है, तो इतनी दूरी वो चलेगी, और ये मीटर में। अब देखिए ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर है, तो इसे बदलने के लिए मीटर पर सेकेंड में हम लोग 78 में 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगी ट्रेन की स्पीड। अब आप जानते हैं कि टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड। यहां पर टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, तो ये सेकेंड में बदल लिए हैं, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, और डिस्टेंस आपको L प्लस 800 है, और स्पीड है 78 इंटू 5, और ये 18 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर ये पूरी गणित इतनी में ही है, गणित सॉल्व हो गई। अब आपको बस आंसर निकालना है। देखिए अगर आप इसे 6 से काट देते हैं तो यहाँ पर 6 3 18 और 6 दाम में 60, 10 हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए ये 3 से ये 78 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 छके 18,
अब यहां पर देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा L प्लस 800 बराबर 50 गुणे 26, 50 गुणे 26। अब इसको सॉल्व करेंगे तो L बराबर हो गया, अब देखिए यहाँ पर 5 छके 30, 5 दूनी 10, 3 13 और इसमें से 800 माइनस हो गया तो यहाँ पर क्या बचा 500 मीटर। तो जो सुरंग की लंबाई है वो आ गई 500 मीटर, यानी ऑप्शन बी सही है। तो इसमें हम लोग, मैं आपको पूरा ये डिटेल बता दे रहा हूं कि देखिए किसकी लंबाई जुड़नी है। तो ट्रेन जब सुरंग को, पुल को, प्लेटफार्म को पार करती है तो अपनी प्लस उस सुरंग, प्लेटफार्म, पुल की लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करती है। जो एक बात का ध्यान रखना था वो क्या है कि ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है। उसके लिए 5/18 से हम लोगों को गुणा करना होगा। टाइम देखिए यहाँ पर सेकंड में है, मिनट में दिया था तो उसे सेकंड में चेंज कर लिए, तो टाइम 1 मिनट को सेकंड में चेंज किए तो ये 60 सेकंड के बराबर हो गया। अब बस यहाँ पर उस समय बराबर दूरी बटा चाल वाला फार्मूला यूज किए और तुरंत यहाँ आपको आंसर मिल गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक गाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे एक आदमी को 4 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए अब ट्रेन इधर से चल रही है, ये ट्रेन है, इसकी स्पीड दे दिया S1 मान लिए, और एक आदमी इस साइड से आ रहा, ये आदमी मैन, और इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर दिया, इसकी स्पीड दे दिया, यहाँ भी इसकी स्पीड मालूम है 84 और यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर आवर है। अब देखिए जब ये दोनों ऑब्जेक्ट गतिमान है तो यहाँ पर तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई 84 प्लस 6, ये हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जिसे पार करना है वो एक आदमी है, तो ट्रेन की लंबाई के सापेक्ष या उसकी तुलना में आदमी की लंबाई, आदमी की जो चौड़ाई है जिसको ट्रेन को पार करना है वो बहुत नेग्लेजिबल है, तो उसे हम लोग लेंगे नहीं। तो ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करेगी। तो यहाँ पर टाइम दे दिया है 4 सेकंड में तय करती है, तो 4 सेकंड, और लंबाई क्या होगी, लंबाई जो है गाड़ी की लंबाई के बराबर ही ये तय करेगी। तो गाड़ी की लंबाई को हम लोग L मान ले, यही निकालना है, गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। और किस स्पीड से तय करेगी, तो 90 किलोमीटर पर आवर से करेगी। तो इस 90 किलोमीटर को हम लोग 5/18 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। तो 5/18 यहाँ लिख दिए, तो 18 पांचे हो गया 90 और 5 पचे 25 चौके 100, यानी L बराबर 100 मीटर आ गया। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 100 मीटर आ गई। और आपको बस इतना सा यहाँ पर गणित का यूज करना पड़ा कि समय बराबर दूरी बटा चाल, समय 4 सेकंड दिया है, दूरी ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर तय करेगी, और चाल किलोमीटर में पर सेकंड आवर में है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। अब ट्रेन की लंबाई 100 मीटर आ गई। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर कट ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कितने कम समय में कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चाल वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। एक ये ट्रेन है जो धीमी गति वाली, इसको हम लोग ट्रेन नंबर 1 मान लेते हैं। ये धीमी गति वाली ट्रेन है और इसकी स्पीड 29
किलोमीटर पर आवर है। इस ट्रेन में एक आदमी यहां पर बैठा है, मान लीजिए ये आदमी बैठा है। इस आदमी को एक दूसरी ट्रेन है जो तेज चल रही है, ट्रेन नंबर 2, और उसकी स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर उसी डायरेक्शन में इसको पार करती है। अब यहां पर आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जब ये ट्रेन जो जिसकी स्पीड ज्यादा है यानी ट्रेन नंबर 2 जब इस आदमी को पार करेगी तो ये ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, क्योंकि पहली वाली ट्रेन में जो धीमी गति वाली है उसमें आदमी बैठा है और तेज गति वाली ट्रेन जो है धीमी गति वाली ट्रेन को नहीं पार कर रही है बल्कि उस आदमी को पार कर रही है जो उस ट्रेन में बैठा है। तो जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो आदमी की चौड़ाई नेग्लिजिबल ली जाएगी और ट्रेन उस दशा में अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब चूंकि दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में गतिमान है तो इनकी रिलेटिव स्पीड निकाली जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड इनके डिफरेंस के बराबर होगी। तो 16 में से 9 गया, 9 7 16 और 4 में से 2 गया 2, यानी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई। तो यहाँ पर टाइम दिया है, ट्रेन की लंबाई निकालना है जो तेज गति वाली है तो आप निकाल दिए, यहाँ 10 सेकेंड टाइम दिया है। लंबाई ट्रेन की L मान लिए हम लोग, यानी ये जो ट्रेन है जो तेज गति वाली है, रिलेटिव स्पीड 27 आ गई तो 27 लिख दिए। अब इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसमें 5/18 का गुणा कर दिए, 18 देखिए ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 3 27 और 9 दूना 18 और 2 5 10, तो 2 से ये 10 5 बार में कट गया तो 5 तिहाई 15 और 5 75, तो L की वैल्यू आ गई 75 मीटर। तो जो दूसरी वाली ट्रेन है जिसकी स्पीड ज्यादा है जो आदमी को पार कर रही है उसकी लेंथ आ गई 75 मीटर और यही हमारा सही ऑप्शन है, सही आंसर है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और बिल्कुल देखिए आप इस क्वेश्चन को हम लोग मात्र इतने में ही, पूरा गणित इतने में ही है और इसे ही हम लोगों को सॉल्व करना है। बाकी इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने आपको ये बातें यहाँ पर बताई। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकेंड में 120 मीटर पीछे छोड़ देती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन कहा क्या रहा है। एक ट्रेन जिसको हम लोग ट्रेन नंबर 1 कहेंगे, ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती जा रही थी। एक दूसरी ट्रेन आई जिसकी स्पीड इससे ज्यादा है और वो ट्रेन इसको पार कर गई और इस ट्रेन की बीच की जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर की थी और इस डिस्टेंस को पार करने में 18 सेकेंड का टाइम लगा और ये ट्रेन नंबर 2 है। इसकी स्पीड नहीं मालूम है तो इसकी स्पीड मान लीजिए हम v मान लेते हैं और दोनों एक ही दिशा में जा रही। खास बात देखिए कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही, ट्रेन नंबर 1 भी और ट्रेन नंबर 2। ट्रेन नंबर 1 की स्पीड दिया है, ट्रेन नंबर 2 की स्पीड निकालना है और 18 सेकेंड में इनकी बीच का जो गैप है वो 120 मीटर का है। तो हम लोग यहाँ पर टाइम दिया है तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पर जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड ली जाएगी, यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन की स्पीड हम लोगों ने v माना है तो v माइनस 60 ये किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन की बीच में जो दूरी है वो 120 मीटर का है। 120 मीटर दूरी या इस गैप को बनाने में 18 सेकेंड लगा है
तो 18 बराबर, ये सेकेंड है, डिस्टेंस 120 बटा में v माइनस 60। अब ये किलोमीटर में है तो इसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 आ गया ऊपर। अब देखिए 18 से ये 18 कट गया, यहां बच गया 1। अब यहां पर आप 5 से चाहे तो इस 20 को काट दे, 24 5 120, ये 24 आ गया। तो अब देखिए v माइनस 60 बराबर यहां आ गया ये 24, v माइनस 60 बराबर आ गया 24। तो v बराबर क्या हो गया, 60 प्लस 24। ये देखिए 60 प्लस 24 ये आ गया 84 किलोमीटर पर आवर। देखिए इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी ये हो गई है कि ये जो ट्रेन T1 है यही स्पीड इसकी तेज है, तेज वाली ट्रेन है, और जो दूसरी ट्रेन है T2 इसकी स्पीड कम है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, इस गड़बड़ी को हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लें। केवल क्वेश्चन को समझने में ये गड़बड़ी हुई। अभी आप देखेंगे कि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी क्या हुई है कि ये जो ट्रेन T1 है इसकी स्पीड ज्यादा है, इसके आगे एक ट्रेन चल रही है, इसकी स्पीड हमने V1 माना, ये T2 ट्रेन है, और इस ट्रेन को ये पीछे वाली ट्रेन पार कर जाती है, और पार करती है, पार करने के बाद ये T1 ट्रेन है, पार करने के बाद इनके बीच 120 मीटर का गैप रहता है। तो इस ट्रेन की स्पीड, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आ जाएगी 60 माइनस v। केवल इतना ही अंतर हुआ था, हम लोगों ने दूसरी वाली ट्रेन को तेज मान लिया था, इसलिए ये गड़बड़ी हुई। अब कोई गड़बड़ी नहीं है, बस इतनी सी बात थी कि ये ट्रेन नंबर 1 जो है यही तेज वाली ट्रेन है, जो इसके आगे धीमी चल रही ट्रेन को पार करती है, और 18 सेकंड में उनके बीच 120 मीटर का गैप हो जाता है। तो यहाँ पर 18 सेकेंड लिखेंगे, 120 मीटर का गैप वही है, बस यहाँ पर 60 माइनस v हो जाएगा, और इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 वो ऊपर हो गया। तो 18 से देखिए 18 कट गया है, 1/5 से ये 24 बार में कट गया। सिर्फ यहाँ पर गड़बड़ी हुई थी, 60 माइनस v की जगह पर v माइनस 60 हो गया। तो अब देखिए ये 60 माइनस v बराबर ये आ गया 24। तो v बराबर v को जब राइट साइड में ले जाएंगे तो 24 लेफ्ट साइड में आएगा, तो 24 60 में से 24 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। 36 किलोमीटर जो है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर है। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ P तथा Q से चलती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। तदनुसार यदि वे Q से आगे एक बिंदु R पर मिलती हों तो QR की दूरी कितनी है। अब क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये एक स्थान है, ये P है और ये Q है। P और Q से दो ट्रेनें चल रही। एक ट्रेन नंबर 1, ये T1 है, ट्रेन नंबर 1, ये इसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, और यहीं से एक दूसरी ट्रेन इसी दिशा में चलती है और इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेन नंबर 2। तो आप देखिए कि जो ट्रेन P से चल रही है उसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी स्पीड ज्यादा है। जो ट्रेन Q से चल रही है और दिशा वही है, उसकी स्पीड 18 है। तो ट्रेन नंबर 1 ट्रेन नंबर 2 को पार करती है, और पार करने का मतलब R पर ये जाकर के एक दूसरे को पार करती है, मिल जाती है R पर। तो ये QR की डिस्टेंस आपसे पूछी गई है कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आपको बताना है।
अब देखिए इन दोनों P और Q के बीच का जो गैप है वो 27 किलोमीटर का है। तो जब ये पीछे वाली ट्रेन इस 27 किलोमीटर की गैप को पूरा कर लेगी तब इस ट्रेन नंबर 2 को पार करेगी या पाएगी या पकड़ लेगी, जो भी कही। तो ये पकड़ने का कहां पकड़ लेगी, तो ये आर पर पकड़ लेगी पीछे वाली ट्रेन। तो ये 27 किलोमीटर के बीच का जो इनका गैप है वो किस स्पीड से तय होगा, वो रिलेटिव स्पीड से तय होगा, कवर होगा, क्योंकि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। 24 माइनस 18 और ये आ जाएगा 14 में से 8 गया 6, यानी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस 27 किलोमीटर का जो गैप है इसे पूरा किया जाएगा, कवर किया जाएगा। तो अब इसे कवर करने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो टाइम यहां से निकलेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस 27 दे दिया है और ये दे दिया है जो स्पीड आई है वो 6। तो देखिए 3 दूना 6 और 3 नवा 27, 9/2 आवर आ गया टाइम, यानी 9/2 घंटे में पीछे वाली ट्रेन यानी ट्रेन नंबर 1 ट्रेन नंबर 2 को पकड़ लेगी। अब ये डिस्टेंस तय करना है क्यू आर। तो देखिए 9/2 घंटे में ट्रेन नंबर 2 क्यू से आर पर पहुंचती है और यही दूरी निकालना है। तो क्यू आर की जो डिस्टेंस होगी, अगर हम ट्रेन नंबर 2 की स्पीड लेते हैं 18 और टाइम यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल 18 है और समय 9/2 है। तो 2 नवा 18 और 9 नवा 81, तो 81 किलोमीटर क्यू आर की डिस्टेंस होगी। तो 81 किलोमीटर पर जा करके पीछे वाली ट्रेन यानी ट्रेन नंबर 1 ट्रेन नंबर 2 को पकड़ लेगी और यही क्यू आर की डिस्टेंस है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद वो एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगे। यहाँ पर पार करने का टाइम दिया। अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि 2 ट्रेन है। मान लीजिए कि पहली स्थिति में ट्रेन नंबर 1 ये है, ट्रेन नंबर 1 है, इसकी लंबाई 180 मीटर है और इसकी स्पीड दे दिया है 65। और एक दूसरी ट्रेन समांतर पटरी पर चल रही है जो इस दिशा से आ रही। ये ट्रेन नंबर 2 है, इसकी स्पीड दे दिया है 55 और इसकी लेंथ दे दिया है 120 मीटर। ये दोनों ट्रेन, अभी इनके बीच में ये गैप है। जब ये मिलेंगी, कहीं भी मिलेंगी, मिलने के बाद एक दूसरे को पार करेंगे। तो पार करने का जो टाइम है वो पूछ रहा है। पार करने का मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों ट्रेनें मिल गई, दोनों के इंजन यहाँ पर मिल गए क्योंकि समांतर पटरियों पर, ट्रेन नंबर 1 ट्रेन नंबर 2। अब यहाँ से इस पॉइंट से मिलने के बाद ये एक दूसरे की लंबाई के सम के बराबर डिस्टेंस तय करेंगे। तो इसकी लंबाई 120 है, 180 है और इसकी लंबाई 120 है। तो जो टोटल डिस्टेंस इनकी कवर होगी पार करने के लिए 180 प्लस 120, ये आ जाएगी 300 मीटर। और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आएगी। क्यों रिलेटिव स्पीड आएगी? क्योंकि ये दोनों ट्रेनें गतिमान हैं और रिलेटिव स्पीड क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। तो ये ऐड करेंगे तो 5 5 10, 6 5 11, 1 12, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, रेट से वो एक दूसरे के सामने आएंगे। तो टाइम आपको निकालना है, टाइम बराबर डिस्टेंस आ गया है 300 और स्पीड आ गई है 120, लेकिन ये किलोमीटर में है
तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना। तो अब हम लोगों ने गुणा कर दिया है। देखिए ये एक जीरो तो काट देते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18 और 2 से ये 30 कट गया 15 बार में और 5 से ये 3 बार में 15 कट गया और 3 तिहाई 9, तो ये सेकंड में आ गया। तो 9 सेकंड में ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो आई होप कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको ठीक से समझ में आ गया और पूरी सिचुएशन यानी क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में करना क्या है और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि दो रेलगाड़ियां 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 71 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 48 सेकंड का टाइम लेती। तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई पूछा। अब देखिए ये ट्रेन नंबर 1 हम लोग मान लें कि ये ट्रेन नंबर 1 है और इसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर। यहां पर मैं बताया था कि यहां फिर एक आदमी बैठा है और इस आदमी को ये मैन एक बैठा, एक इस आदमी को एक दूसरी ट्रेन जिसकी स्पीड बहुत तेज है, जिसकी स्पीड 71 किलोमीटर पर आवर है, इसकी लेंथ निकालना है। ये इस आदमी को पार करती और दोनों ट्रेनें चल रही हैं सेम डायरेक्शन में। तो अब देखिए जो तेज गति वाली ट्रेन है ये धीमी गति वाली ट्रेन को नहीं पार कर रही है बल्कि इस आदमी को पार कर रही है। तो आदमी को पार करने में ये जो तेज गति वाली ट्रेन है ये अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो इस आदमी को पार करने में 48 सेकंड का टाइम लगा है। तो टाइम बराबर यानी 48 सेकंड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस L है यानी अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। चाल दूरी बटा चाल, चाल क्या होगा सेम डायरेक्शन में है तो इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल ली जाएगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी 71 में से 35 को घटाया जाएगा तो 11 में से 5 गया 6 और 6 में से 3 गया 3 यानी 36 आ गया। तो ये 36 क्योंकि स्पीड इनकी सेम दिशा में है तो स्पीड इनकी रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। अब ये 36 किलोमीटर में है तो इसमें 5/18 से गुणा कर दो तो ये 18 दूना 36 हो गया और 5 दूनी 10 तो L बराबर यहाँ से देखिए 480 मीटर आ गया। तो जो ट्रेन की लंबाई है जिसकी गति फास्ट है उसकी लंबाई आ गई 480 मीटर और यही हम लोगों को निकालना था। आई होप कि आपको ये बिल्कुल ठीक से समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक ट्रेन इस दिशा में चल रही है और इसकी ये ट्रेन नंबर 1 है, इसकी लेंथ है 160 मीटर और इसकी स्पीड है 77 किलोमीटर। दूसरी ट्रेन इस दिशा में चल रही माने एक दूसरे के विपरीत चल रही है, इसकी स्पीड 67 है, इसकी लेंथ 140 है और ये ट्रेन नंबर 2 है। पूछ रहा है कि जब ये दोनों पार करेंगी एक दूसरे को तो कितना टाइम लगेगा। तो दोनों की जो टोटल लंबाई है उतनी डिस्टेंस तय होंगी। तो टोटल जो डिस्टेंस तय होगी इनकी लंबाई के योग के बराबर होगी। तो 160 प्लस 140 बराबर 300 मीटर की ये डिस्टेंस तय करेंगी। अच्छा ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो रिलेटिव स्पीड इनकी हो जाएगी, इनकी जुड़ जाएगी रिलेटिव स्पीड 77 प्लस 67। तो देखिए 7 7 14 7 6 13 14 144 किलोमीटर पर आवर इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई। अब हम लोगों को टाइम निकालना है तो टाइम बराबर आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस
300 है और स्पीड 144 आ गई। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से यहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं। तो 18 8 44 से 8 बार में ये कट गया। अगर हम इसको काट दें, 2 से काट दें, 2 चौके 8 और ये देखिए 150 और ये 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15 30, ये 15/2 हो गया और 15/2 को 7 से ही 1/2 कहेंगे, यानी 7.5 सेकेंड में, 7.5 सेकेंड में यानी 7 से ही 1/2 सेकेंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो आई होप कि ये बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब देखिए यहाँ पर प्लेटफार्म दिया है, प्लेटफार्म की लंबाई जो है 240 मीटर दिया है और एक ट्रेन इधर से ये आती है और इसे पार करती है और ट्रेन की लंबाई दिया है 300 मीटर। इसकी स्पीड नहीं दिया है, तो स्पीड मान लीजिए v है। इसे पार करने का टाइम दिया है 27 सेकेंड, तो 27 सेकेंड में पार करती है, तो डिस्टेंस कितनी तय करेगी? दोनों के योग के बराबर, तो 240 प्लस 300, तो 3 दू 5 यानी 540 मीटर की दूरी तय होगी। किस स्पीड से? तो v से। v ये किलोमीटर प्रति घंटा में आना है, तो हम लोग इसे 5/18 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ काटना है, तो 9 तिरी 27 3 से और 9 दूना 18 और 3 से ये कट जाएगा। देखिए 54 है, तो 3 एकम 3, 2 और 3 8 24, ये 180 और 5 से ये कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 6 के 30, तो v बराबर हो गया 36 दूना, यहाँ पर क्या बचा है, 5 से ये कट गया, तो यहाँ पर आप देखिए 36 दूना 72 यानी 72 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई गाड़ी की। और इसमें ऑप्शन 5 वाला सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप कि आपको ये सारे सॉल्यूशन और ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो जरूर एक कमेंट करिएगा कि अच्छा या बुरा, जो भी आपको लगा एक कमेंट जरूर करिएगा। और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपकी छोटी छोटी जो बातें हैं जो समझ में नहीं आती हैं उन्हें भी ठीक से समझाया जाए, ताकि क्वेश्चन को समझने में कोई गड़बड़ी न हो। अगर ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को टच करना ना भूलिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।